फाइव लगना। आप सबका स्वागत है इस बैठक में और मैं धन्यवाद करता हूँ कि बड़े छोटे से समय में जो है ये बैठक आयोजित की गई। और बैठक आज कोई मेरे लिए नहीं है, ना ही बैठक आप लोगों के लिए। आज असल में आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव हिमाचल प्रदेश में 1 जून को वोटिंग होगी। 6 विधानसभा सीटों के जो चुनाव उसके लिए और 4 जो लोकसभा की सीट है उसके लिए और मंडी की जो सीट है उसके लिए भी चुनाव होना है। और ये चुनाव है, इसमें मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ना मैं लड़ रहा हूँ। आप बोलेंगे कि तू अगर लड़ना तू भी देखो, तो उसी बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी राय है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। आप सबको पता है कि हमारा चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे देश के लोकतंत्र और हमारे देश के संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब आज से 10 साल पहले हमारे मुल्क के अंदर जो सरकार आई थी भाजपा की, वो इस नारे के साथ सत्ता में आई थी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 60 दिन के अंदर अंदर सारी समस्याओं का समाधान हल हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग मोदी भक्त हो सकते, मैं आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, पर मेरी जो अपनी राय है मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। और ये बोला था कि 60 दिन में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म करेंगे और उसके साथ साथ विदेशों में जितना काला धन है उसको वापस लाएंगे। हर भारतवासी के खाते में जो है वो 15-15 लाख रुपया आएगा। दूसरी बड़ी घोषणा ये थी कि अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, जिसका मतलब है कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां नई लगनी थी। तीसरा वायदा क्या था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इस देश के किसानों की आमदन को दुगना किया जाएगा। एक डॉक्टर स्वामीनाथन कृष्ण थे, पीछे उनकी डेथ हो गई। उनकी सिफारिशें थी, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बैठा था और उस आयोग की सिफारिश ये थी कि अगर इस देश के किसानों को बचाना है, चाहे वो गुरुई के हैं, चाहे भौरा के हैं, चाहे वो केरल के हैं, बंगाल के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, अगर इस मुल्क के किसानों को बचाना है तो उनको जो है जितना उनका उत्पादन में खर्चा आता है, खाद, प्रेऊ, हल, बीज, कीटनाशक मिला करके और अपनी मजदूरी मिला करके, उससे ऊपर जो है उस खर्चे से ऊपर 50% और उनको जो है दाम मिलना चाहिए, यानी कि उपज का 1.5 गुना दाम। तब इस देश की खेती बचेगी, किसानी बचेगी और तब जो है किसान अपने परिवार को जो है पाल पाएगा, खेती से तब वो गुजारा कर पाएगा अपने परिवार का। तो मोदी जी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इसको लागू करूंगा और किसानों की आमदनी को दोगुना करूंगा। दुर्भाग्य से सरकार बनने के बाद पहला काम ये किया कि जो भूमि अधिग्रहण कानून हमारे देश में बदला गया था अंग्रेजों के राज का 2013 में, उसको उन्होंने पलट दिया। भूमि अधिग्रहण कानून क्या था, 1893 का था पहले, और 2013 में जो मेरी पार्टी है उसका दबाव था सरकार के ऊपर। हमारे किसान सभा पूरे देश में हमने आंदोलन किया कि कोई भी निर्माण का काम होता है, टनल बनती है, कहीं प्रोजेक्ट बनता है, कहीं 4 लेन बनता है, उसमें जो जमीन का अधिग्रहण होता है तो उसमें जो है 4 गुना मुआवजा मार्केट रेट से ऊपर मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो जमीन ली जाएगी कहीं पर भी किसी निर्माण कार्य में, वो किसानों की सहमति के बिना ना ली जाए, क्योंकि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है और वो जो है अधिग्रहण हो जाता है जमीन का, और मुआवजा जो है किसान की मर्जी के आधार पर नहीं मिलता, बल्कि वो मिलता है सरकार की या कंपनियों की मर्जी के आधार पर। तो तब जो है 2013 में 1893 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदला गया था। उसमें प्रावधान किया गया था कि किसानों की मर्जी के बगैर उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये बोला गया था कि जिन किसानों को उजाड़ा जाएगा, यानी कि निर्माण कार्य के लिए जमीन ली जाएगी किसी की, तो एक तो उसको नौकरी का प्रावधान उस निर्माण कार्य में, और दूसरा था कि जो मार्केट रेट होगा उसका 4 गुना दाम, यानी फैक्टर 2 बोलते उसको, वो जो है लागू होगा। पर मोदी साहब ने जो है 2015 में ही उस कानून को अध्यादेश के माध्यम से बदल दिया। तब पूरे मुल्क के अंदर हमने संघर्ष किया, किसान सभा ने, किसानों ने, कई किसान संगठन एकजुट हुए जिसमें बहुत सारे थे, और तब सरकार के ऊपर दबाव बनाया तो सरकार ने फैसला तो वापस ले लिया। लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो सरकार रही हो वीरभद्र सिंह जी की उस वक्त, और तब ये लागू नहीं हुआ फैक्टर 2,
फिर जो भाजपा ने बोला कि अगर भाजपा की सरकार आएगी हिमाचल में तो हम जो फैक्टर 2 लागू करेंगे। 5 साल जो है जयराम ठाकुर जी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, केंद्र में जो है भाजपा की सरकार थी। हिमाचल में जगह जगह किसानों को उजाड़ा गया, 4 लेन के नाम पर, टनलों के नाम पर, प्रोजेक्टों के नाम पर, कहीं पर भी जो है 4 गुना मुआवजा दिया। और ये लड़ाई पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरा संगठन हम ही लड़ रहे हैं कि उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी आएगा सवाल जब ये 4 लेन का काम यहाँ पे शुरू होगा। तो उसके साथ साथ जो है अभी भी लड़ाई जारी है, ये मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था, नई नौकरियां तो दूर की बात है, पर हमारे देश के अंदर जो असंख्य नौजवान जो कहीं ना कहीं प्राइवेट क्षेत्र में भी काम करते थे, वो जो है एक झटके में बेरोजगार हो गए लॉकडाउन के दौरान, और अब उनकी नौकरियां बहाल हुई है। कई परिवारों को जो है मुश्किल आ गई है, उनको परिवार पालना मुश्किल हो गया है। तो नई नौकरी आपने दी नहीं। और एक बड़ा वायदा था मोदी जी का और हमारे प्रदेश देश की हमारी जो प्रमुख पार्टी भाजपा का, कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनी सेना को मजबूत करेंगे, और उसके साथ साथ जो है अगर कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो हम आंख फोड़ देंगे। कोई अगर हमारे एक सैनिक को मारेगा तो बदले में हम जो है 40 सैनिक मारेंगे। तो इस तरीके का लोगों को पसंद आया कि हाँ जी, ऐसे ही तो प्रधानमंत्री चाहिए, हमारे को ऐसी सरकार चाहिए कि जो हमारे देश की सीमाओं को मजबूत करे, हमारी सेना को मजबूत करे। लेकिन किया क्या? अभी 2-3 घटना हुई उसके बाद, ये जो चाइना बॉर्डर है, चाहे वो डोकलाम की घटना है, चाहे वहां पर वो लेह लद्दाख की घटना है, सन 62 की लड़ाई के बाद भारत चीन के बीच में कभी जो है सैनिक शहीद नहीं हुए थे। दोनों मुल्कों के बीच में काफी हद तक शांति थी, पीछे टकराव पैदा हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, और दोनों जगह जो कुछ घुसपैठ हुई है, और ये सरकार हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने में जो है नाकामयाब साबित हुई है। पिछले चुनाव से पहले एक घटना हुई थी पुलवामा की, यहाँ सारे फौजी बैठे हैं, बहुत सारे लोग, और जब ये फौज में गए थे, कोई भी थे ये इनमें से कोई भी, तो इनके माँ बाप जब तक छोटे बच्चे थे, भी किशोर थे ये 18 साल के, तो माँ बाप के दिल में एक डर होता था कि हमारा बच्चा फौज में जा रहा है, पता नहीं ये सही सलामत घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है कभी भी जो है देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाए। तो दिल में पत्थर रख करके अपने माँ बाप और बच्चों को फौज में भेजते हैं। और उसके साथ साथ हमें पता है कि पिछले चुनाव से पहले हमारे देश में पुलवामा की घटना हुई, 44 जवान शहीद हो गए, और पूरी दुनिया ने उनकी लाशें देखी हमारे जवानों की। और शहीद कैसे हुए? एक गाड़ी आई, उसका RDX आया क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से, और वो जो है सीमाओं में भी बल है, सीमा सुरक्षा बल, फौज है, सब जगह, वो पहुंची कैसे, पहला सवाल तो उठता है। लेकिन हमारे जवानों की शहादत हुई। बस उसके बाद 2 दिन बाद जो है अमित शाह ने एक बात बोल दी कि हमने बालाकोट में जाकर के, पाकिस्तान में जाकर के जो है 650 टपका दी उनके। दुनिया ने किसी ने उनकी लाशें नहीं देखी आतंकवादियों की, हमारे जवानों की लाशें सबने देखी। लेकिन एक अंतरराष्ट्रवाद पैदा किया गया कि हाँ जी बदला ले लिया, बदला ले लिया, तो लोगों ने वोट दिया कि हाँ ऐसी सरकार चाहिए जो ऐसा कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि 5 साल गुजर गए, वो गाड़ी कहां से आई थी, वो RDX कहां से आया था, कौन लाया था सीमा के अंदर, कहां से वो आया, कैसे आ गया इतने पहरे के बीच में, उसकी आज तक जांच नहीं हुई है। तो सवाल उठाना तो जरूरी है, आज हम नागरिक होने जाते, पार्टियों का सवाल नहीं है ये। और ये सवाल जो है जो भाजपा ने अपने एक गवर्नर नियुक्त किए थे उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने बार बार उठाया कि मेरे ऊपर भी दबाव डाला गया कि इस मसले में ज्यादा ना बोलो, चुनाव है। अब वो खुल करके बोल रहे हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ है और ये सरकार की नाकामी है, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी को बुलाया वोट के तौर पर। और उसके साथ साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आजाद भारत में पहली बार हुआ, आजाद भारत में पहली बार हुआ कि हमारी सेना को भी नहीं बख्शा गया है, हमारी सेना के गौरव को कम किया गया है। सेना में जो लोग भर्ती होते हैं, ये लोग आज आए हैं क्योंकि जब हम फौज में गए थे कि माँ बाप को भी नहीं पता था कि सुरक्षित घर आएंगे, इनको भी नहीं मालूम था, लेकिन सही सलामत है हमारे बीच में आए हैं। बहुत सारे लोगों को ये नसीब नहीं होता है, वो अपनी शहादत दे करके जो है उनकी डेड बॉडी जो है पहुंचती है कई बार घरों में।
लेकिन अभी जो है एक सिपाही बनने के लिए जो है 5 साल कम से कम जो ट्रेनिंग होती है फौजी की, और जो उससे ऊपर का रैंक है वो तो और भी ट्रेनिंग होती है। तो 5 साल की ट्रेनिंग के बिना जो है कोई सिपाही भी नहीं बन सकता, उसको युद्ध भी नहीं आप झोंक सकते। और मोदी जी ने एक मेहरबानी ये की कि अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं। तो 74 साल की उम्र में मोदी जी तो नौजवान हैं, देश के कई नेता में एक मोदी की बात वो भी जवान हैं, वो जो है 80-80 साल की उम्र में बोलते हमने प्रधानमंत्री बनना, हमने मंत्री बनना। लेकिन क्या हमारे बच्चे 22 साल की उम्र के बाद नौजवान नहीं रहते? और भाजपा बोलती है कि हम अपनी सेना को युवा बनाना चाहते हैं। तो 22 साल के बाद क्या हमारे नौजवान युवा नहीं रहते हैं? 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। 6 महीने के बाद अगर बॉर्डर में टकराव पैदा हो गया, कोई टेंशन होगी, कोई युद्ध हो गया, वहां उनको झोंका जाएगा। और अगर किसी का बच्चा वहां पर जो है फौज में जाकर के 6 महीने की छिटपुट ट्रेनिंग से अगर मुझे भेज देंगे कहीं वहां पर जो है कि फौजियों का मुकाबला करो, तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे तो ट्रेनिंग नहीं है ना। मैं हाथ से कहीं लड़ सकता हूँ किसी साथ अपने बचाव के लिए, लेकिन गोलियों से मैंने कैसे बचना? वो तो ट्रेनिंग है उसकी कि गोली कैसे चलानी है, उससे बचना कैसे है। तो जब आधी अधूरी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप वहां पे झोंक देंगे और किसी का बच्चा अगर शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं होगा। ये व्यवस्था भी मोदी जी की सरकार ने की है। तो सवाल तो पूछना चाहिए हमारे को। और उसके साथ साथ शहादत के बाद एक सैनिक अगर शहीद होता है तो उसके परिवार को सुरक्षा है, पेंशन है और कई तरह की सुविधा है, उस सुविधा से वंचित कर दिया है। और जो 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर के अग्निवीर वापस आएंगे, उनको पेंशन नहीं है, उनको कैंटीन की सुविधा नहीं है, उनके परिवार को या उस फौजी को जो मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं वो सुविधा नहीं है। तो इसलिए जो है आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने हमारी सेना का गौरव घटाया है, आपने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ बच्चों के भविष्य को अंधकार की गहरी खाई में धकेला है। ये मुद्दे आज चुनाव के हैं। और जो आपने बोला था हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, जब किसान अपनी मांगों को लेकर के जो है सरकार के पास जाना चाहते थे, पहली बार वो आजाद भारत के अंदर सड़कें खोदी गई, सड़कों पर कीले गाड़ी गई, गंदे पानी की बौछारें की गई, लाठी चार्ज किया गया, गोलियां बरसाई गई, किसानों ने शहादत दी। और दिल्ली की बॉर्डर में जहां पर केंद्र सरकार से अपनी बात रखने के लिए किसान जा रहे थे, दिल्ली की सीमा में उनको रोका गया। 750 किसान वो शहीद हो गए। पहले तो उनको बदनाम किया कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, चीनी एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। गड़ुई का अगर किसान अपने हक के लिए जा रहा है तो पाकिस्तानी कैसे हो गया? अगर वो अपने फसल का दाम चाहता है, अपनी सुरक्षा चाहता है, तो वो जो है चीनी एजेंट कैसे हो गया? वो नक्सलाइट कैसे हो गया? वो आतंकवादी कैसे हो गया? लेकिन उनको बदनाम किया गया। तो लंबा संघर्ष चला और तो वो जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे थे उनकी जमीनें हथियाने के लिए, वो सरकार को वापस लेना पड़े, क्योंकि पूरे देश के अंदर किसानों की एकता बनी। तो आज इन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए कि आपने जो वायदे किए थे उन वायदों में आपने किया क्या? जब सरकार ने नोटबंदी थोपी तो मोदी जी ने 4 चीजें गिनाई कि इस नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, नकली नोट छपना बंद हो जाएंगे, आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज मोदी जी उसका फायदा क्यों नहीं गिनाते लोगों को कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? असंख्य लोगों का रोजगार गया। जो हमारी माँ बहनों ने डिब्बे में या कहीं छुपा करके गठरी गंज के लिए पैसे इकट्ठे 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया छुपाया था, वो भी जो है नोट बदलने के लिए बैंक की लाइन में जो खड़ा होना पड़ा कई दिन। और बैंक में पैसा गया और वो सारा पैसा जब करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हुआ वो अपने पूंजीपति मित्रों को दिया गया। इस देश के 23 बड़े पूंजीपतियों का 16.5 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब की सरकार ने माफ कर दिया। किसान का 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया। और हर दिन जो है इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करता है क्योंकि वो कर्ज के बोझ के तले दब रहा है। और वो जो खाद के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक के लिए सब्सिडी के वो जो पैसा लेता है, कहीं से उधार लेता है, वो उतनी फसल का जो उसको दाम मिलता है उसको जो है आत्महत्या करनी पड़ रही है। इन मुद्दों के आधार पर चुनाव है। मणिपुर की घटना हुई और वहां पर सभ्य समाज की तमाम निशानियों को पैरों तले रौंदा गया और सरकार ने स्पॉन्सर किया उसको। 2 समुदाय के बीच में नफरत पैदा की गई वोट की खातिर। वहां पर जो है महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, महिलाओं को नग्न घुमाया गया सड़कों पर, पुलिस मिली हुई थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई दंगियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ नहीं की। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने 3 महीने तक बयान जारी नहीं किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने यह जरूरी नहीं समझा
कि माँ बेटी बहन जल रही है, माँ बेटी बहन निर्वस्त्र जो है उसको सड़कों पर जो है घुमाया जा रहा है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, वहां पे जाकर जो है शांति बहाल की जाए, कोई नहीं किया वहां पे। ये सवाल उठना लाजमी, हम किसी पार्टी के हो सकते हैं, और इसलिए जो है ये चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए। तो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर दो खेमे, भाजपा भी अकेली नहीं, जैसे पहले बोलते थे मोदी कल्ला लग रहा, बेचारा लड़ता सभी रहे, कोई कल्ला नहीं है, छठी पार्टी है बीजेपी के साथ। और भाजपा ने आरोप लगाया शुभेंदु अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचारी है, मुकुल राय भ्रष्टाचारी है बंगाल का, असम का जो कांग्रेसी नेता था हेमंत बिश्व शर्मा, उसने जो हजारों करोड़ पर घोटाला किया है, ये भाजपा के आरोप थे। और जो अजीत पवार है वहां का, महाराष्ट्र का, इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, मोदी जी ने खुद बोला कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार और जल्दी जेल में जाएगा। प्रफुल्ल पटेल जो यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहा है, कांग्रेस सरकार के दौरान, उसके ऊपर आरोप लगाया कि विमान जो है इसका जहाज की कंपनी घोटाले का जो है घोटालेबाज है, ये भी जेल में जाएगा। छगन भुजबल ये जेल में जाएगा। जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए 25 नेताओं के ऊपर, मोदी जी ने खुद आरोप लगाए। जब वो भाजपा में आ गए सारे, तो उनको जो है पटक में वो वापस ले लिए, और जो हेमंत बिश्व शर्मा सबसे बड़ा चोर, उसको बना दिया असम का मुख्यमंत्री। और जो अजीत पवार है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि 70,000 करोड़ रुपए का यह घोटालेबाज है और ये जेल में जाएगा, जब वो जो है राष्ट्रवादी वो पार्टी छोड़ करके जो है भाजपा में और उसके खेमे में शामिल हो गया, एनडीए में, तो जो है मुकदमे वापस हो गए छगन भुजबल के भी, अजीत पवार के भी और प्रफुल्ल पटेल के भी। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आप बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर चोरों की बारात आपने शामिल कर ली, 25 के 25 लोगों को अपनी पार्टी में ले लिया और उनको अब टिकट भी दे दिए हैं। तो ये लड़ाई जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे देश में नौजवानों की हालत खस्ता है। ये बोला गया था कि 450 रुपए का जो गैस सिलेंडर मिल रहा है महंगा है, अगर भाजपा की सरकार आएगी, यो शुरू सड़ा करने वाले बाबे ने बोला था, क्या नाम उसका, रामदेव, हाँ, कि अगर ये आएंगे तो ये जो 450 रुपए का सिलेंडर है ये जो है आधी कीमत में मिलेगा। 55 रुपए लीटर जो तेल मिल रहा है पेट्रोल, ये 30 रुपए लीटर मिलेगा अगर मोदी जी की सरकार बनेगी। वही सिलेंडर जो है 1200 रुपए चला गया। और जब चुनाव आएंगे कहीं पे तो तब वो 100 रुपया 200 रुपया घटाएंगे, बोले देखो जी हमने सस्ता कर दिया, सिलेंडर 200 रुपया घटा दिया, तो 450 से अभी भी वो 1000 का मिल रहा है। तो ये सवाल तो हमारे को पूछना पड़ेगा ना जी, क्योंकि हमें जीना कैसे है। और उसके साथ साथ जो है हमारा जो पेट्रोल था वो 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और मेरी पार्टी नहीं लड़ रही है मंडी जिला से, हमने पहले तय किया था कि हम मंडी लड़ेंगे, लेकिन आज हमने सोचा कि इस देश के संविधान को भी खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि मोदी जी इस देश के अंदर संसदीय प्रणाली को खत्म करके देश के अंदर जो है असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कब ये मुल्क आजाद हुआ है, हमारे गुरुई के भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, कभी मुल्क आजाद हुआ है। और जो मंडी से यहाँ पे कैंडिडेट खड़ी किए हैं, वो भाजपा के लोग भी आज बोल रहे हैं कि भाई ये कुछ थंगलंदरी वाले मात में ना कोई पता ना सका, पहले 2014 में जो है हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कंगना रनौत बोल रही है। तो मेरे पुरखों ने जो संघर्ष लड़ा, जो आजादी के खातिर काला पानी की सजाएं झेली, जो उन्होंने जो फांसी का फंदा चूमा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, यतीन्द्र नाथ संध्याल, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्ला खान, दुर्गा भाभी, रानी लक्ष्मीबाई, असंख्य लोग, और 17 साल की उम्र में जो है खुदीराम बोस वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। किस बात के लिए कुर्बानियां दी अगर 2014 में आजाद हुए हम तो। और उसके बाद बोलते हैं कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है सुभाष चंद्र बोस हैं। फिर अभी एक दिन बोले कि मोदी जी जो है विष्णु का अवतार है। तो मैंने भी पुराण पढ़े, मैं सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, और मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक करता था हमेशा, तो मैंने जितने पुराण पढ़े मैंने उस पर ये पढ़ा है कि ये कल्कि ने थ्योरी दी थी, कल्कि भी बोलते कि मैं भी एक अवतार, तो 10 अवतारों का तो हमने सुना सबने। और कल्कि ने बोला था कि 11वां अवतार आएगा 43,200 साल के बाद। तो कंगना जी पहले ले आई जो है 11वां अवतार नरेंद्र मोदी के तौर पर, ये है जो है विष्णु के अवतार। तो ये तो हमारे धर्म ग्रंथों की तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं हमारे सामने। तो इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, जिसको मुद्दों की समझ नहीं है, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, वो जो है हमारे को भुगतना पड़ता है।
एक हमारे विधायक जीते हैं, बोले जी पहले तो हेलीकॉप्टर लेन दिया, गुड़िया वाले दौड़े सब परे जो वो कुछ ऐसी थी जो गोलुआ फोटो खींचना, हेलीकॉप्टर सामने सब लाना चाहिए फोटो। बोले मेरे बाप पूरा सपना था जे हाँ एमएलए बन गया था, ये सब कुछ में विकास करना, मैं तो आई रहा विकास करने। और जितना पैसा सरकार लगाएगी किसी सड़क के लिए, पानी की स्कीम के लिए, उतना मैं अपनी जेब से लाऊंगा। और सरकार गरीब हो सकती है, थोड़ी है गरीब बोले मैं अपनी जेब की भी सड़क बनाई देनी। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, सब जगह बोल दिया। और जब बन गए महाशय तो तब अपनी जेब से तो लगाना दूर रहा। पर मैं तो ये सवाल कई बार पूछा कि आप ये बता दो कि जो एक साल में करोड़ों रुपए की निधि मिलती है, एमएलए निधि, उसका हिसाब किताब बता दो, कौन से गांव में किस विकास कार्य के लिए आपने अपनी निधि खर्च की है। वो निधि आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है, वो निधि हमारे आपके टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। तो आप उसका हिसाब किताब दे दो मेरे को कि गृही में कोई महिला मंडल, कोई सड़क के लिए, कोई स्कूल की बिल्डिंग के लिए, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए अगर वो पैसा लगाया तो बताओ कहाँ लगाया है, तो हम भी जिला परिषद हैं। और मैं हर बार बताता हूं, मैं तो हिमाचल का पहला आदमी हूं जो बकायदा जो प्रचार करता है, किसी को डाउट हो तो पता कर ले और अगले दिन मेरे से सवाल पूछ ले कि तू झूठ लग रहा बोलता। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे निधि मिलती है इतने लाख, और ये जो है राणे गांव में इस स्कीम के लिए इतना है, इस स्कीम के लिए इतना दिया, इसके लिए इतना दिया है, ये पैसा जो है पंचायत को आएगा, आप पंचायत जाकर इस काम को करवा लो। पर हमारे एमएलए क्यों नहीं बताते कि जो करोड़ों रुपए की निधियों कहाँ खर्च की है, वो सवाल तो पूछना चाहिए ना। तो 15 दिन जोगिंद्रनगर, 15 दिन जो है दुबई, जीत जाएगी कंगना रनौता तो सो जाना पड़ा मुंबई। इतनी तो मिलनी नहीं बात में, खुद बोल गई हो कि मैं तो जो है मेरे तो फिल्म अटकी बना ली, मैं तो दिन शूटिंग करनी पूरी, की दीवारी थी चुनाव लड़ना भाई। फिर सवाल पूछा लोग क्या बोले ये दस अब कई होते हैं महिला माता बहने भाई ये दस जब यहाँ से कोरोना काल था पर बचतरस थे यहाँ से मदद नहीं की थी, केड़ी बेटी दुआ सारी इन्हें बोले मैं जो है खरबों रुपए की संपत्ति है, 8 आपराधिक मुकदमे भी चल रहे। फिर लोगों ने बोला कि जब प्राकृतिक आपदा आई पूरे हिमाचल में जगह जगह घर ढह गए, लोगों की जानने गई, तब भी नहीं आपने मदद की। तो पहले मैं कोई सांसद थोड़ी थी जो मैंने मदद करनी थी, सांसद नहीं थी पर आप इंसान तो थे ना। जब कोरोना फैला हम भी कुछ भी नहीं थे, पर मैं कोई फैब बनानी थी। गुरु भौरा की जनता को भी पता है कि अगर किसी गरीब को उस वक्त जो है हॉस्पिटल जाने के भी लाले पड़ रहे थे, कैंसर के पेशेंट थे, कोई जो है हार्ट के पेशेंट थे, या किसी घर में जो है वो रोटी के लिए जो मुश्किल हो रही थी, तो हमने जो व्यवस्था की थी, कितने परिवारों की थी वो सबको पता है। और यही नहीं पूरे जोगिंद्रनगर के अंदर धर्मपुर तक और मंडी तक गए थे। मंडी में बिहार बंगाल के लोग फंसे हुए थे, तो 2 महीने उनके ठहरने की व्यवस्था कराई एक गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस वाले के ऊपर दबाव आया कि जी गेस्ट हाउस बंद करो, यहाँ पे कुछ लोग ठहरे। तो मैंने डीसी को बोला के गुरुद्वारे में ठहराया, और जब उनको वापस भेजना था मंडी गया, उनको जो 3 दिन के लिए खाने का सामान दिया। जब एक स्पेशल ट्रेन चलनी शुरू हुई, फ्रूट दिए, और जो है 8,000 रुपया जो उनको किराए की व्यवस्था की, उनको भेजा। ना मेरे रिश्तेदार थे ना कोई सारे जानकार थे सो। और कंगना बोलती है कि मैं तो सांसद थी, मैंने क्यों करनी थी मदद, तो आप इंसान तो थी। आज आप बोलती है मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मैं मंडी की बेटी हूँ, और जब जनता त्रस्त है तो आप जो उनकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए इन सवालों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ने गारंटियां तो बहुत दी लेकिन लागू नहीं की। 15 लाख खाते में आएगा, लागू नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लागू नहीं हुआ। उसके साथ साथ बोला था कि सेना को मजबूत करूंगा, वो अग्निवीर योजना लेके आए, और कई वायदे थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 गारंटियां जरूर लागू हुई हैं। और हमने जो है, मेरी पार्टी ने हमारे लाल झंडा से रोज लड़े हैं, और आप अलग अलग पार्टियों के, मुझे खुशी इस बात की है कि तुझसे मेरा बकवास भी सही रहे सब मंच बराबर बोल दे भी नहीं है, मैं तो कहीं बोल भी सका है भाई, कितने लग रहा ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम तो रोज लड़ते सरकार जो मर्जी हो, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जब लड़े, हमने बोला भाई देख फिर क्या होते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपने वायदा किया था, आपकी पार्टी ने जो उसने घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार आएगी तो महिला पेंशन लागू करेंगे 1500 रुपए की, तो लागू करो, क्यों नहीं कर रहे आप लागू? आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से, क्यों नहीं लागू कर रहे इसको? भाजपा ने बोला कि हाँ जी ये सरकार झूठ बोल रही है, ये लागू नहीं करेंगे। तो इस सरकार ने जो है वो लागू
करना शुरू की स्पीति से, एक ब्लॉक से 8 महीने से वहां पे जो 1500 रुपए पेंशन मिल रही है। फिर पूरे लाहौल स्पीति जिला में 4-5 महीने से वहां पर मिल रही है, और अभी जो है पूरे हिमाचल में उसको लागू कर दिया। और उसकी जो है कुछ किस्तें जिन्होंने आचार संहिता लगने से पहले फॉर्म भर दिया था उनको आ गई, और बीच में आचार संहिता है तो बाकियों का जो जून से शुरू हो जाएगा। पर इसके बारे में प्रचार ऐसा हो रहा है हिमाचल में कि फ्रॉड योजना और ये बंद हो जाएगी, ये सच्चाई नहीं है। मेरे लाख जो है कांग्रेस पार्टी से मतभेद हैं, मैं रोजाना उनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर लड़ता हूं, पर झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वो योजना लागू हो गई है। ये कांग्रेस की घोषणा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन आ गई है। आप में से किसी को विधवा पेंशन मिलती है क्या? आप में से किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती होगी? आप में से किसी को जो है किसी अपंगता पेंशन मिलती होगी? वो तो बंद नहीं हुई ना। तो एक बार जो पेंशन शुरू हो गई उसके लिए प्रावधान है बजट में प्रॉपर। ये जो 1500 रुपए की पेंशन है, यानी कि एक साल की 18,000 रुपया, ये सबको मिलेगी, लेकिन क्राइटेरिया होता है पेंशन का। अगर किसी के घर में कोई सरकारी नौकर है उनको नहीं लगेगी, और बाकी सबको लगेगी। तभी तो लगभग 4 लाख से ऊपर महिलाओं को लगेगी। पेंशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके बारे में झूठ मत बोलो नीचे कि ये पेंशन बंद हो जाएगी। मैं कल पर बात मंडोल में था तो मुझे वहां पे बताया किसने कि जो विधायक जी की मिसिज आई तो यहाँ बोल रहे थे कि नहीं ये तो जो है झूठ है, योजना वाली तो बंद हो जाएगी। बोले फॉर्म मत भरो, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए उनका पैसा आ जाएगी। जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो उनको जो है जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद शुरू होगी है ना। मतलब नहीं, अगर मान लो अब 1 साल तक फॉर्म नहीं भरेगा उसको नहीं शुरू होगी है। जिसने भर दिया है उसको जो है आ जाएगी। आचार संहिता 2 महीने की जो है ये जून में मिल जाएगा, 15-15 3,000 रुपया, यानी कि साल का 18,000 रुपया। तो ये एक बड़ी सुविधा है, और हमने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी है, और इसके लिए मैं आपको मुबारक बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है जनता का दबाव था तब सरकार को लागू करना पड़ी है। तो ये काफी बड़ी एक राहत है। अगर 1500 रुपये की मासिक पेंशन है, शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन हो गई है बाकायदा, और वो मिलेगी सबको। और अगर बंद कोई करना चाहेगा उसको तो लड़ेंगे ना उसके लिए। लेकिन आज की डेट में जो सरकारी पेंशन जो सम्मान निधि के नाम से वो शुरू हो चुकी है। एक में और हमारे बीच में बैठे हैं यहाँ पे डायरी साहब, मुझे एक बार बोला उन्होंने, मुझे बड़ा भारी दुख हुआ। ये भी पेशेंट हैं और ये इनका जज्बा है जो आज भी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं ना। मैंने इनको बोला कि आपने आना, इनको पता लगा होगा, पहुंच गए यहाँ पे। इन्होंने एक बार बोला कि मैंने कुछ कागज भरे हैं, क्योंकि आपसे को पता होना चाहिए जो कैंसर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, कुछ बहुत सारी बीमारियां का जिनका इलाज चल रहा है, उनको जो है एक पेंशन मिलती है 3,000 रुपए की जो है मासिक पेंशन। 3,000 की 35 की नहीं अभी 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। तो उन्होंने 2-3 बार फॉर्म भर दिए और ये बोल रही मेरी पेंशन नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कुछ पता करो। तो तब मैंने जो सीएमओ से बात की, फिर मैंने दोबारा कंफर्म किया, बोले सर अभी नहीं आई। फिर मैंने दोबारा बात की, फिर मैंने वो सारे कागज इनसे भी दिए, उनको बोला कि इसको जल्दी करो, शिमला भेजा, प्रोसेस किया, अब वो पिछली भी आ गई ना। तो पेंशन एक बार शुरू हो गई है, जब करा दिया वो अब नहीं बंद होगी ना। तो ऐसी ये जो महिला पेंशन है ये बंद नहीं होगी। तो ये जो लोग ऐसा प्रचार करेंगे बंद हो जाएगी, बंद नहीं होगी, बल्कि भाजपा इसके खिलाफ चुनाव आयोग में गई कि ये जो फॉर्म भर जा रहे हैं इसको बंद कराओ, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में। और हमारी पार्टी ने विरोध किया उसका। हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और हम जो डेलीगेशन मिले शिमला में, हमने कहा भाई ये 1500 रुपए की मासिक पेंशन चुनावों से पहले नोटिफिकेशन जारी हो गई है, आपको इसको बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव के दौरान ये फॉर्म भरने को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। महिला पेंशन भी वैसी है जैसे दूसरी पेंशन है, जब वो आ रही थी क्यों नहीं आनी चाहिए। तो तब बोला कि हाँ जी फॉर्म भरने से रोकेंगे, तब वो फॉर्म आजकल आपके भरे जा रहे। किसी ने अगर अभी भी नहीं भरा है तो जो पात्र है उसके लिए तो वो अपना फॉर्म भर करके वहां पे जमा करा सकते हैं तहसील कल्याण अधिकारी के पास। लास्ट मैंने आपसे ये बात करनी है कि मैं गाय बगाए फुलवासा बैठे जहाँ भी मिलते हैं, कहीं पे कई बार हम खड्ड पे मिले, पूरे वक्त मिले, पर इनकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि हमने जो है एक बार जो है भी आपको यहाँ से कहीं भेजना है, तो कोई बात नहीं भी जाएंगे क्या हो जाएगा, पर इनके दिल में एक इच्छा है। ये बोलते हैं अभी तो मैं कहीं और हूँ इसलिए मैं वो बात नहीं छेड़ूंगा, अभी की अपनी भावना में उसको केस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन ये बोलते जी जब आप एमएलए लड़ेंगे तो मुझे नहीं पता मैंने लड़ना दोबारा की लड़ना, मेरी इच्छा भी नहीं चाहता, मैं आपको सच बताऊँ। क्योंकि मैं जिला परिषद बना एक बार और मैं वहां पर अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोई भेदभाव नहीं किया है। वो अगर कोई बड़ी धार का भी आपको कोई मिलेगा, कोई बाप चाहे मिलेगा जो हमारी काउंसिलशिप में आते हैं,
तो वहां का भी कोई आदमी ऐसे नहीं कि शाल भारद्वाज जीता और वो लौट करके वापस नहीं आया। वहां पर भी मैं इसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि हर जगह मैं जाऊं, कोई भी समस्या उसमें खड़ा हूं, और जो नीति है उसका भी जितनी छोटी सी नीति मिलती है उसका बराबर इस्तेमाल करूँ। और इस रूही के लिए तो मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूँ, मैंने 75,000 रुपया जो है यहाँ पे 70,000 रुपया टॉयलेट के लिए दिया, ऊपर बनाया है। 75,000 रुपया यहाँ टॉयलेट के लिए दिया, अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ। 80,000 रुपया ऊपर जो है महिला मंडल भवन के टॉयलेट के लिए दे चुका हूँ। उसके अलावा एक लाइट यहाँ पे लग चुकी है, एक ऊपर जो है क्या बोलते बागड़ू में लग गई है, एक आपके नीचे बस स्टैंड में भ्राड़ू लगी है। 1 लाख रुपया भ्राड़ू बस स्टैंड के शौचालय के लिए मैंने दिया है। स्कूल में जो है भ्राड़ू का स्कूल, वहां पे शौचालय के लिए मैंने 70,000 रुपया दिया है। स्कूल के में जो है मैंने वाटर कूलर लगा दिया है। पंचायत घर में मैंने वाटर कूलर लगा दिया है। आपके गुरु स्कूल को वाटर कूलर दे दिया है, भोरा स्कूल को दे दिया है, मकोड़ा स्कूल को दे दिया है, और उसके साथ साथ पहले जो पेड़ू बसेड़ का स्कूल है उसको वाटर कूलर दे दिया है। तो मुझे बताओ ना, आज से पहले किसने किया ये काम? और मुझे बताओ कि जो आज तक विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या कभी उनको सपना भी नहीं आया कि हमारे स्कूलों में वाटर कूलर भी है जरूरी है, या हमारे स्कूलों में शौचालय भी जरूरी है? तो जिला परिषद कुछ नहीं होता। और इससे पहले जो जिला परिषद बनते थे, 3 अरबाड़े लोग का पतन होता, बड़ी राकुण आके कुछ ही से रहा। तो ये हमारी कोशिश है। लेकिन मुझे इतना फक्र है इस बात का, मुझे हौसला आप लोगों से मिलता है। आप लोग अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, लेकिन जब भी मैं अपील करता हूँ आप लोग खड़े हो जाते हैं, और इसलिए ये हमारे को हौसला बढ़ाता है। और मुझे नहीं पता मैंने दोबारा चुनाव लड़ना की मेरी इच्छा नहीं है, और गला मैंने ज्यादा ही काटना है, क्योंकि मैं जो पानी बार बार पीता हूँ मुझे प्यास नहीं लगती, असल में मेरा गला सूख जाता है। गले का ऑपरेशन हुआ मेरा अंदर से वोकल कॉर्ड का, तब जो गला सूखता है, मेरा जीभ तक सूख जाती है उससे, तो वो पानी बार बार पीना पड़ता है। तो जब जितना मैं ज्यादा चीखता हूँ उससे मेरे को दिक्कत होती है, तो बिना चीखे बात नहीं पड़ती, तब माइक का को रखना पड़ता है साथ में। और अगर ये परे चल रहा होता तब शायद और जोर से चीखता तो कल को बोलने लायक भी ना रहता। आप लोग यहाँ पर आए, मेरी आप लोग से निवेदन ये है, 2 गठबंधन है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, जनता दल, इन पार्टियों का गठबंधन है। दोनों तरफ जो है कई कई पार्टियां हैं। इन 2 गठबंधनों के बीच की लड़ाई है। और मंडी में हमने भी तय किया है, मेरी पार्टी ने, इस चुनाव में, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत के मुकाबले में बेहतर कैंडिडेट है, मुद्दों की समझ है, राजनीति की समझ है, और उसके साथ साथ जो तजुर्बा है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुस्तान की क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये बोलते हैं कि जो जरोड़ी जो टनल है वो भी बनवानी है, जो उत्तराला होली टनल है वो भी बनानी है, जो घुघू जो टनल है वो भी बनानी है। आप लोग विजन रख रहे हैं, पर कंगना क्या बोल रही है? कंगना तो हिंदू मुस्लिम कर रही है सिर्फ। कंगना तो जो है कभी बोलती है मैंने बीफ खाया। बीफ जानते क्या होता है? मोटा मीट है ना। अभी मेरी माँ ने मेरे को मना किया थी कि ये जो समुद्री जीवों का मीट नहीं खाना, पर मैं तो बड़ा स्वाद लगता था, मैं खाती थी। और फिर मेरी माँ ने बोला कि बीफ मत खाने, कभी ये तो हमारे धर्म के खिलाफ होगा। तो मैंने सोचा कि कैसे होता है, एक बार वो भी चखा, वो में आओ, और बोलते मेरे को स्वाद लगा, पर अब नहीं मैं खाती कोई भी मीट, अब तो मैं शाकाहारी हूँ। तो इस कैंडिडेट को भाजपा ने कहाँ से ले आए? और लोग उम्मीद कर रहे थे कि जयराम ठाकुर कैंडिडेट आएंगे, पर पता नहीं क्यों भाजपा ने वो जो है पैसा चाहिए था, क्या चाहिए था, किस आधार पर कंगना को उम्मीदवार बनाया है, ये हमारी समझ से परे है। तो मेरी भी आप लोग से गुजारिश है, हमें जो है कैंडिडेट जो है इस तरीके से चुनने चाहिए जो हमारे काम आ सके। अगर फिल्में ही करनी है तो भाई तब तो आप फिल्में करो ना, तब राजनीति में क्यों आए? आप सांसद बनकर के क्या अभी पेंशन लेने के लिए आई है? तो इसलिए मेरी आप लोग से गुजारिश है, हम भी सपोर्ट करें। आप अगर चाहें, आप स्वतंत्र है, मैं नहीं बोलता कि आप सब करो, क्योंकि आप अपनी पार्टी हो सकती है ना, मेरी पार्टी है कांग्रेस। हम इस गठबंधन के नाते जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी आप लोग से गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी जरूर जो है करें, क्योंकि कंगना और विक्रमादित्य के बीच में अगर आपने अंतर करना है तो बहुत बड़ा अंतर है। तो उस नाते जो है जिसको राजनीति की समझ है, जो हमारे मुद्दों को समझ सकता है, जो हमारे को रिप्रेजेंट कर सकता है ढंग से, उसको जो है हमें चुनना चाहिए। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है। और आप यहाँ पर आए सभी लोग, आपने मेरी बात को सुना बड़े ध्यान से, मेरे से कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों कि भी आप यहाँ पे आ भी गए और वो आपको बुरे लगे होंगे, तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा। धन्यवाद।